हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन के साथ हुई मुलाकात, जिस पर पुतिन ने मोदी जी को लेकर और भारत को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर S-400 डील पर खुद रूस ने मित्र भारत को लेकर कही है ये बात। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर 5 लाख AK-203 राइफल्स के लिए भारत के साथ डील साइन कर लिया गया है, वो भी राजनाथ सिंह के उपस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भर बना अपना भारत। दुनिया की टॉप 100 में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हो गई है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है अपने भारतीय जनताओं के लिए। साथ ही दोस्तों आपको आगे बताएंगे जहां पर यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर तैयारी में है रूस, जिसको लेकर दोस्तों 7 दिसंबर यानी आज के दिन पुतिन और जो बाइडेन करने वाले हैं मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, बताएंगे पूरी जानकारी आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सपा के झंडे को लेकर बड़ी बात कह दी है। बताएंगे आखिर झंडा और गुंडा का क्या है इनका ये वक्तव्य। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं दोस्तों, तो किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर अब आपको नहीं लगेगा जुर्माना। बताएंगे दोस्तों IRCTC का ये नियम क्या कहता है। तो दोस्तों हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत रूस दोस्ती मजबूत होती गई है। दोस्तों दुनिया में समीकरण चाहे बदल गए हो, पुतिन से कहा मोदी जी ने बड़ी बात। आपको बता दें जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत शुरू हो गई दोस्तों कल के दिन। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सामरिक भागीदारी में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में वैश्विक स्तर पर कई बदलाव आए, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस मित्रता यथावत है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक दूसरे के लिए विशेष स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रियों के बीच सोमवार बैठक हुई, जिससे सहयोग बढ़ाने का एक नया अवसर मिला है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान और दूसरे मुद्दों पर हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। मोदी जी का कहना है दोस्तों कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद रिश्ते हमारे रूस के साथ बेहद मजबूत हुए हैं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो गई हो, लेकिन रूस के साथ हमारी मित्रता आज भी उतनी ही गंभीर है जितनी की पहले थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां S-400 डील पर कहा रूस ने कि हमारे मित्र भारत ने अमेरिका को बता दिया कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री ने भारत के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। दोस्तों रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस डील का सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व नहीं है, भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए इस डील के व्यवहारिक अर्थ है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि अमेरिका की ओर से इस सहयोग को कमजोर करने के प्रयास किए गए। अमेरिका की ओर से ये कोशिश की गई कि भारत उसकी ही बातों को माने कि इस क्षेत्र में किस तरह से विकास होना चाहिए। सर्गेई ने इस डील को लेकर भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मित्र ने अमेरिका को मजबूती से जवाब दिया है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे भारतीय मित्रों ने स्पष्ट और ठोस तरीके से ये बता दिया है कि हम संप्रभु राष्ट्र, हम फैसला ले सकते हैं हमें किसके हथियार खरीदने और किससे इस सेक्टर में या फिर किसी अन्य मामले में अपना साझेदार बनाना है। इस बीच भारत और रूस के बीच AK-203 राइफलों के लिए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील हुई है दोस्तों, और इसके तहत यूपी के अमेठी में 5 लाख से ज्यादा राइफलों की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। इसके अलावा भी कई अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और यही नहीं, रूस और भारत के बीच अगले 10 सालों यानी कि 2021 से 2031 तक के लिए सैन्य सहयोग को लेकर डील हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डील के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया, भारत को मजबूत सहयोग देने के लिए हम रूस का अभिनंदन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सहयोग शांति, सद्भाव
सद्भाव और स्थिरता के लिए आएगा। हर्ष की बात यह है कि हमारे बीच छोटे हथियारों के निर्माण और सैन्य सहयोग को लेकर कई तरह के करार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज शाम को मुलाकात हुई थी। ऐसे में दोस्तों इस सालाना समिट से पहले ये अहम करार हो गया है। भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग के अलावा दोनों देशों के बीच 2+2 समिट भी चल रही है और इसी के तहत दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बात हुई है और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद भी अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात करने वाले हैं। बड़ी खबर दोस्तों, इस डील को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर आप भी सराहना करते हैं मोदी सरकार के इस डिफेंस को और मजबूत करने के लिए दोस्तों, तो आप भी थैंक यू मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और कितने भाई बहन चाहते हैं कि अगले बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां सैन्य हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बना अपना भारत। दुनिया के टॉप 100 में से 3 भारतीय कंपनियां बता दे, सैन्य हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल है। भारतीय कंपनियों ने दुनिया भर में अपना डंका बजवाया है। 3 भारतीय सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने हथियार, सैन्य विमान और उपकरण बनाने वाली शीर्ष 100 वैश्विक कंपनियों की सूची में जगह बनाई है दोस्तों। स्वीडिश थिंक टैंक स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट में इस बात की बड़ी पुष्टि की गई है दोस्तों। आपको बता दें, मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा बढ़ा है और शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां काबिज हो गई हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 42वें स्थान पर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 66वें स्थान पर है दोस्तों। और उनकी हथियारों की बिक्री में क्रमशः 1.5% और 4% की वृद्धि हुई है। हालांकि भारतीय आयुध कारखाने 60वें स्थान पर की हथियारों की बिक्री 2020 के दौरान मामूली 0.2% ही बढ़ी है, लेकिन अन्य दोनों कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों। ऐसे उनको कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे में मोदी जी को भी एक बार मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर फिर एक बार कश्मीर राग अलापा। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर मंतर में महबूबा मुफ्ती का धरना, कहा कश्मीर में अभी भी बहुत दर्द है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और मांग की है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को कथित रूप से दबाना और बेगुनाह नागरिकों की हत्या फौरन बंद की जाए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में धरना देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें कभी भी कश्मीर में अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वो जब भी विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी तो या उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाता था या पुलिस उन्हें लेकर जाती थी। जंतर मंतर पर धरने में पीडीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में यह आरोप लगाया कि कश्मीर एक ऐसी जेल बन गई है जहां लोगों को अपनी राय रखने की इजाजत नहीं है। अगस्त 2019 से उनका यानी उनके लोगों का दमन किया जा रहा है और मुझे हैरानी है कि सरकार कुछ पेड यानी पैसा लेने वाले मीडिया की मदद से घाटी में सब कुछ ठीक ठाक दिखाने में मसरूफ है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर राग अलापते हुए कश्मीर को फिर से 370 हटने के बाद दोस्तों खराब स्थिति बताई और कहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी दर्द बचा हुआ है और पहले से ज्यादा दर्द है और कहीं ना कहीं बुराई की है दोस्तों केंद्र सरकार की। लेकिन जो रियलिटी है दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब जाकर के जम्मू कश्मीर में कितनी शांति है दोस्तों। वहाँ 4G सिम भी लगा दिए गए, यानी कि 4G इंटरनेट भी लोग वहाँ यूज करते हैं दोस्तों। अब आप समझ ही पा रहे होंगे कितनी अच्छी स्थिति होगी। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के इस भड़काऊ बयान को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी और जवाब क्या देना चाहेंगे आप इस भड़काऊ बयान के लिए? महबूबा मुफ्ती को कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर नागालैंड फायरिंग पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह जी, कहा सेना ने संदिग्ध समझकर चलाई थी गोलियां। जी हां दोस्तों, नागालैंड फायरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेना ने संदिग्ध समझकर गोलियां चलाई थी और इस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अमित शाह ने कहा कि 21 पैरा कमांडो को सूचना मिली थी कि मोन जिले के तीरू इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही हो सकती है और इसी आधार
पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाके में घात लगाकर हमला किया और शनिवार शाम को जब एक वाहन वहां पहुंचा तो उससे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और ऐसे में सेना ने संदिग्ध होने की आशंका में फायरिंग की, जिसमें 6 लोग मारे गए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमित शाह जी ने साफ जाहिर कर दिया है कि हमारे कमांडो ने दोस्तों जानबूझ करके उनको गोलियां नहीं मारी है, संदिग्ध समझकर गोलियां चलाई गई। अगर आप भी मानते दोस्तों कि इन जंगलों जैसे एरिया में जहां पर सारी चीजें संदिग्ध देखने को ही मिलती है, ऐसे में दोस्तों असली पहचानना काफी मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं अपने जवानों को भी धोखा हो गया है दोस्तों, और उनका ये फायरिंग करना बेकसूर ही साबित होना चाहिए दोस्तों। तो आप भी अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा और अपनी बात अवश्य रखिएगा दोस्तों। इस मुद्दे पर चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन पर आक्रमण की बड़ी तैयारी में है रूस, जिसको लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बीच पुतिन से 7 दिसंबर को बात करेंगे। जो बाइडेन दरअसल यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की तैयारियों के बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉल पर बात करने वाले हैं और ये सुरक्षित वीडियो कॉल 7 दिसंबर को होगी। और ये चर्चा ऐसे समय में होने वाली है जब जो बाइडेन प्रशासन का अपनी खुफिया रिपोर्ट पर दिमाग ठनका हुआ है कि मॉस्को अगले साल की शुरुआत में ही यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। हालांकि रूस ने ऐसे दावों को पूरी तरह से नकारने की कोशिश की है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना दिया बयान, कहा 2+2 बैठक में रशिया के मंत्रियों से की है वार्ता। बता दें, चीन का जिक्र किए बिना केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महामारी हमारे पड़ोस में असाधारण सैन्यीकरण और हथियारों का विस्तार और 2020 की गर्मियों की शुरुआत से हमारी उत्तरी सीमा पर अकारण आक्रामकता ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है। भारत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने लोगों की अंतर्निहित क्षमताओं के साथ इन चुनौतियों से पार पाने के लिए आश्वस्त है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध हाल के दिनों में अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़े हैं। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत और रूस अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों का विस्तार और मजबूत करेंगे। दोनों देशों ने 10 साल लंबे सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में लिंचिंग की घटना में एक्शन में आई श्रीलंका क्रिकेट, LPL में बढ़ाई गई खिलाड़ियों की और भी ज्यादा सुरक्षा। बता दें, पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ द्वारा श्रीलंका के एक नागरिक को पीट कर मार दिए जाने के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी तनाव का माहौल है। श्रीलंका क्रिकेट ने सोमवार को कहा कि घटना के बाद देश में चल रहे लंका प्रीमियर लीग यानी LPL 2021 में भाग लेने वाले सभी क्रिकेटरों की व्यक्तिगत सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इस T20 लीग में शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और मोहम्मद हाफिज समेत पाकिस्तान के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट के एक शीर्ष अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि LPL में भाग लेने वाली 5 टीमों के सभी क्रिकेटरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान ने इस हादसे के बाद अपनी नाक अवश्य कटवा ली है दोस्तों, वो भी विश्व स्तर पर। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से बड़ी ही घिनौनी खबर आ रही है, जहां पर खुद पाकिस्तानियों ने अपने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, मूर्ति से चुराया उनका चश्मा। बता दें, आजादी के समय भारत का विभाजन कराकर पाकिस्तान बनाने वाले कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अब चोरों का शिकार हो गए हैं दोस्तों। कंगाली की हालत से जूझ रहे पाकिस्तान में एक मूर्ति में लगे एक लेंस वाले चश्मे को चोरों ने चोरी कर लिया है और ये मूर्ति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विहारी इलाके में लगाई गई है और एक लेंस वाले चश्मे की मदद से ही जिन्ना आजीवन पढ़ने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि जिस चश्मे को चोरी किया गया है वो उनके असली चश्मे की नकल था और जिस इलाके में यह मूर्ति लगाई गई है वहाँ पर बड़े बड़े अफसरों का घर है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहती है। जिन्ना की ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जिनमें वो एक लेंस वाला चश्मा लगाए दिखाई देते हैं। जिन्ना की यह मूर्ति पाकिस्तान के संविधान सभा में दिए गए भाषण की तस्वीर पर आधारित है और इसी भाषण में जिन्ना ने अल्पसंख्यकों को उनका हक देने की बात कही थी और ऐसे में खुद अपने संस्थापकों के इस चश्मे को चोरी कर लिया जा रहा है दोस्तों, उनकी इज्जत नहीं की जा रही। आप समझ पा रहे होंगे क्या स्थिति है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की दोस्तों। और भुखमरी का ये आलम है कि जिन्ना के चश्मे तक को चुरा लिया जा रहा है दोस्तों। क्या कमेंट करना चाहेंगे आप लोग, सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा
दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर श्रीलंकाई नागरिक को बचाने की कोशिश करने वाला शख्स वीरता पदक से नवाजा जाएगा। दोस्तों पीएम इमरान ने किया है बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्रीलंकाई नागरिक को भीड़ से बचाने की कोशिश करने वाले उस शख्स को वीरता पदक से नवाजने का रविवार को ऐलान किया है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार से बड़ी खबर आ रही है, जहां नोबेल विजेता आंग सान सूकी को 4 साल की जेल की सजा दी गई है। दोस्तों सेना के खिलाफ असंतोष व कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर दोषी करार दिया गया है। इनको बता दें नोबेल पुरस्कार विजेता व म्यांमार की जन नेता आंग सान सूकी को 4 साल के लिए जेल भेजने की सजा सुनाई गई है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत बांग्लादेश संबंध को लेकर शेख हसीना की बोली, कहा आज भी इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को करती हूं याद। बता दें हसीना ने कहा कि आज मैं पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की उदारता को याद करती हूं। उन्होंने बांग्लादेश के 1 करोड़ शरणार्थियों को शरण दी थी। मार्च में पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया था। जी हां दोस्तों, उसी उपलक्ष्य पर उन्होंने भाषण देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की उदारता को याद किया है। दोस्तों क्या जवाब देना चाहेंगे और आपकी क्या राय होगी इनको और इनके बयान को लेकर बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर ओमिक्रॉन के बारे में आई टेंशन बढ़ाने वाली बातें। नई रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। दरअसल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया दहशत में। ओमिक्रॉन अब तक 38 देशों में फैल चुका है। हर रोज ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों ये वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इस बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं और इस बीच सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर जो बातें कही गई हैं वो चिंताजनक है। दोस्तों सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआती स्टडी से पता चला है कि ओमिक्रॉन डेल्टा और बीटा की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट से फिर से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नेपाल में भी पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। 2 केस मिलने की पुष्टि कर ली गई है। बता दें विदेशों में फैले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत अब नेपाल भी पहुंच गई है। नेपाल सरकार ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 संक्रमित मिले हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर आजमगढ़ से योगी जी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें होगा कोई जाना पहचाना बड़ा गुंडा। जी हाँ दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। दोस्तों सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार के समय एक नारा चला था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना गुंडा। योगी ने अखिलेश सरकार में दलितों के शोषण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की। आपको बता दें सीएम योगी जी ने आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए जनसभा को भी संबोधित किया और संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन जब भी गरीबों और दलितों पर अत्याचार होता था तब वे लोग मौन साध लेते थे। उन्होंने सपा नेता आजम खान पर सीधा निशाना साधा। कहा कि जब आजम खान मंत्री थे उस समय रामपुर में दलितों को उजाड़ा जा रहा था, तब सपा अत्याचार करा रही थी, तब कांग्रेस मौन थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उस वक्त केवल भाजपा ने ही आंदोलन खड़ा किया। जी हाँ दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय अराजकता ही उसका पर्याय बन गया था और देश के अंदर एक नारा चला था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना बड़ा गुंडा। लेकिन गुंडागर्दी की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार यानी भाजपा सरकार ने किया है। योगी जी ने कहा कि सपा के गुंडा राज का सबसे बड़ा भुक्तभोगी आजमगढ़ था। आजमगढ़ के नौजवान जब बाहर जाते थे तो उन्हें धर्मशाला या होटल में कमरा तक नहीं मिलता था। यानी कि दोस्तों बड़ी बातें और बड़ा कटाक्ष सपा और कांग्रेस पर, खास करके सपा पर दोस्तों योगी जी ने किया है। अखिलेश यादव पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? योगी जी के बात का समर्थन करते हैं हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मथुरा से बड़ी खबर, जहां कृष्ण जन्मभूमि के सामने लगाए गए जय श्री राम के नारे, जिसके बाद 4 को हिरासत में
में ले लिया गया है। यूपी का मथुरा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, लिहाजा सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सामने से पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ये चारों लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और आरोप ये है कि हिरासत में लिए गए चारों लोग विवादित बातें कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? साथ ही आपको बता दें, जहाँ जय श्री राम के नारे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर मुस्लिम युवक के जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाने पर उलमा नाराज, समर्थन में उतरा बजरंग दल। बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान एक मुस्लिम युवक जोश में आकर जय श्री राम और भारत माता के नारे लगाने लगता है और अब मुस्लिम युवक द्वारा जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाने पर देवबंदी उलमा ने ऐतराज जताया है, जबकि युवक का कहना है कि हम भगवान श्री राम के वंशज। बजरंग दल युवक में समर्थन में उतर आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि दोस्तों भारत में लोकतंत्र है दोस्तों और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अगर उसने जय श्री राम और भारत माता की जय कह दिया है तो इसमें बड़ा पाप क्या है दोस्तों, और नाराज होने वाली बात क्या है? और ऐसे में उलमा की इस नाराजगी को आप कैसे जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब चुनाव पर कैप्टन का दांव, भाजपा और सुखदेव सिंह ढींढसा से सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द होगा। बता दे, पंजाब विधानसभा चुनाव को अब गिनती के दिन शेष रह गए। ऐसे में तमाम पार्टियों की जोर आजमाइश तेज हो गई है। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं और कैप्टन ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का चंडीगढ़ में दफ्तर खोल लिया और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि उनका भाजपा के साथ गठबंधन तय हो चुका है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के साथ भी सीटों की बात होनी अभी बाकी। ऐसे में दोस्तों अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ अकाली दल के साथ मिल करके एक बड़ा और महागठबंधन तैयार करके जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग? जवाब जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे में इनकी जीत पक्की हो पाएगी दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी नेता ने राकेश टिकैत को बताया उग्रवादी, कहा संपत्ति जब्त कर दिया जाए, मृत किसानों के परिवार को मुआवजा देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता ने कहा कि राकेश टिकैत सहित प्रदर्शनकारी किसान नेता उग्रवादी यानी आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और मुट्ठी भर खालिस्तानी गुंडों को लाभ हुआ है। किसान नेताओं ने सरकार के लचीले रुख का गलत फायदा उठाया, प्रदर्शनकारी किसान नहीं है। यानी कि दोस्तों भाजपा नेता और पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने इन किसानों की मौत का जिम्मेदार भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को ठहराया है और ये सारी बातें इन्होंने कही है। दोस्तों आप इनके इस भाषण को किस नजरिए से देखते हैं और क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों इनको? आप क्या इन्होंने सही कहा या गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे नीतीश कुमार, राज्य सरकार ही उठाएगी उनका पूरा खर्च, सीएम ने किया इसका बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां पर अब किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर नहीं लगेगा जुर्माना। बता दें IRCTC का क्या है इसको लेकर नया नियम। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप मूल रेलवे स्टेशन की बजाय किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसके लिए रेलवे आपसे कोई जुर्माना वसूल नहीं करेगा। दोस्तों बता दें, कई बार अचानक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे बोर्डिंग स्टेशन का यात्री की पहुंच से काफी दूर होने की वजह से ट्रेन के छूटने का भी डर रहता है। इसलिए अगर ट्रेन यात्री की पहुंच के करीब स्टेशन पर रुक कर जाती है तो यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन रिवाइज कर सकते हैं। IRCTC यात्रियों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है। दोस्तों ऐसे में IRCTC की यह सुविधा उन सभी यात्रियों के लिए है जिन्होंने ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन की है, न कि ट्रेवल एजेंट के जरिए और न पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए। इसके अलावा बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव विकल्प ऑप्शन के PNRs में नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ऐसे में बोर्डिंग स्टेशन बदलने का जो आसान तरीका हमने स्क्रीन पर दे दिया है, दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको। और ये थी दोस्तों बड़ी खबरें आपके लिए। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में।
में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।